Hello students, today I will start the topic independent law of assortment. Actually, we had studied dihybrid cross in previous lecture. Okay, in last lecture generally we studied about the dihybrid cross. Okay, what is dihybrid cross? Dihybrid cross means there are two characters. The first one is color of seed and the second one is shape of seeds. Two characters generally examined or considered at one time. So the मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट है उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है. क्लियर? ओके. On the basis of monohybrid cross, there are two laws. Okay, on the base of monohybrid, we have already studied in last lectures monohybrid cross. monohybrid cross के बेस से हमें two laws derive करके दिए हैं मैंडल ने. तो on the base of monohybrid there are two laws. First law is law of dominance and second law is law of segregation. Clear? There are two laws on the base of monohybrid cross. Okay. Now on the base of dihybrid cross जो हमने previous lecture में पढ़ा, on the base of dihybrid cross there is one law and this one, that is independent law of assortment. क्लियर? मतलब कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट दिया है तो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बेसिस के थ्रू उसने हमें कितने लॉस दिए? तो टू लॉस, डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन. सेम वे ऑन द बेस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस how many laws? One law. Which law? That is the independent law of assortment. क्लियर? तो ये जो इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट है वो किसके बेसिस पे दिया हुआ है? डाइहाइब्रिड के बेसिस पे. एंड ये जो दो लॉ है डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन, वो जनरली किसके बेस पे दिया हुआ है? ऑन द बेस ऑफ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट द इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट. Clear? Okay. Now independent law of assortment, in this case what happen? Generally by crossing this round and yellow sets with wrinkled and green sets एज अ पैरेंट. क्लियर? हमने एज अ पैरेंट किसको लिया था? येलो एंड राउंड विच क्रॉस्ड विथ ग्रीन एंड रिंकल्ड. ग्रीन एंड रिंकल्ड. क्लियर? नाउ हियर y r which is crossed with small y small small r. Clear? Okay. Now in F1 generation we get y small y, capital R small r, which all are dominant and the phenotypic character is yellow and round. Okay. Now here also the self fertilization occurs. मतलब कि F1 में जो प्रोजेनी मिली उसका हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमने किया था. तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके हमें जनरली क्या रिजल्ट्स मिला था? द रिजल्ट इज, वो हमें 16 वाला जो टेबल था वो 16 जाइगोट्स मिले थे. क्लियर? तो वो 16 जाइगोट्स मिले थे, उसके बेसिस पे हमने उसका फेनोटाइपिक रेशियो फाइंड आउट किया था. क्लियर? तो हमें उसका फेनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में क्या मिला था?
9:3:3:1. Clear? Okay. 9:3:3:1 is the phenotypic ratio of the dihybrid cross. Clear? Okay. मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ इसमें 9:3:3:1 हम डायरेक्टली जो हमें जाइगोट मिला था उसके कैरेक्टर के हिसाब से भी लिख सकते हैं, और मैंने बताया था कि जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो हमें मिला था 3:1. ओके, तो मैंने आपको बताया था कि वो मोनोहाइब्रिड था, इसकी वजह से मोनो दैट मीन्स 1, तो हमें उसका जो मिला था रेशियो 3:1. तो सेम वे इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड हम उसको 2 बार लिखेंगे. मोनो में जैसे 3:1 मिला था वैसे डाई दैट मीन्स 2 टाइम्स. तो हियर 3:1 3:1. ये भी मैंने आपको सिखाया था कि 3 है मतलब 3 डोमिनेंट है एंड 1 रिसेसिव है. यहाँ हमारे पास डाइहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर्स है. क्लियर? तो दोनों कैरेक्टर के हमें जो रेशियो मिले जिसमें 3 डोमिनेंट है एंड 1 रिसेसिव है, तो इन केस ऑफ कलर द 3 येलो कलर एंड 1 ग्रीन कलर. सेम वे 3 राउंड शेप एंड 1 रिंकल्ड शेप, ये हमें मिला था. ओके, और उसके हिसाब से मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि आप डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करोगे. तो 3 3 9 और 9 क्या लिखोगे 3 एंड ये वाला, तो 9 येलो एंड राउंड. देन आफ्टर 3 1 3, तो 3 येलो एंड रिंकल्ड. देन आफ्टर 3 1 3, so that is green and round. 1 1 1, that is green and wrinkled. Clear? So that is 9:3:3:1. तो ये जो हमें मिला 9:3:3:1, ऐसे भी हम उसे लिख सकते हैं. और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनोटाइपिक ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जो हमें 16 टेबल वाला जो चार्ट था, तो वो चार्ट के हिसाब से भी हम उसको लिख सकते हैं कि इसमें कितने येलो एंड राउंड कलर, मतलब येलो कलर और राउंड शेप वाले हैं, कितने येलो कलर एंड रिंकल्ड शेप वाले हैं. तो उसके बेसिस पे भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम उसको लिख सकते हैं कि जैसे मोनोहाइब्रिड में हमें F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक मिला था 3:1. हालांकि वो मोनो था, इसकी वजह से 3:1, जिसमें से 3 डोमिनेंट है एंड 1 रिसेसिव है. बट इन केस ऑफ दिस डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, डाई दैट इज 2, मतलब 2 कैरेक्टर्स है. तो 3:1 for 1 character and 3:1 for another character. Clear? And here that is the result of F2 generation for the phenotypic ratio is 9:3:3:1. Clear? Okay. उसके बाद एक्चुअली ये जो रेशियो मिला उसके बेस से मैंडल ने, मतलब कि ये जो लॉ हमको दिया हुआ है इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, वो लॉ मैंडल ने किसके बेसिस पे दिया है. तो जैसे मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में उसको जो भी देखने को मिला कि 1 डोमिनेंट होता है कंप्लीटली, दूसरा रिसेसिव होता है, जब तक डोमिनेंट है तब तक रिसेसिव अपनी इफेक्ट नहीं दे पाता है. ओके, फिर सेग्रीगेशन में भी उसने दिया था कि जब 2 एक साथ रहते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते हैं. ये सारे जो मतलब कि जो लॉज दिए हैं दोनों लॉ, तो उसने किसके बेसिस पे दिए, तो जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में उसने जो देखा उसके बेसिस पे दिए. क्लियर? तो सेम वे मैंडल ने जो भी ऑब्जर्वेशन डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में किया था उसके बेसिस पे उसने ये लॉ दिया, दैट इज इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट. क्लियर? कि उसके बेसिस पे उसने इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट दिया. किसके बेस पे? ऑन द बेस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस. क्लियर?
ओके, तो मतलब ये हुआ कि डाइहाइब्रिड में उसने जो भी देखा, उसने जो भी ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे हमें ये लॉ दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। क्लियर? ओके, नाउ हमें डाइहाइब्रिड में ये सब कुछ मिला है कि पेरेंट के बाद F1 में हमें जो प्रोजेनी मिली वो भी मोनो जैसे सारे डोमिनेंट है। उसके बाद उसका सेल्फ क्रॉसिंग करवाया। क्लियर? तो सेल्फ क्रॉसिंग में हमें F2 जनरेशन में टोटल 16 रिजल्ट मिले और 16 में से हमें जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो हमने लिया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब और यहाँ ऐसे भी आप जो टेबल है उसके हिसाब से आप काउंट करके भी लिख सकते हो। क्लियर? ओके, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस के थ्रू मेंडल ने क्या बताया? मेंडल ने बताया कि जनरली जब कोई भी एक कैरेक्टर, यहाँ 2 कैरेक्टर्स हैं, कलर ऑफ सीड्स एंड शेप ऑफ सीड्स। याद रखो कि शेप ऑफ सीड्स मतलब द कैरेक्टर, मतलब व्हेन 2 traits or the when 2 characters are टुगेदर, मतलब कि दोनों कैरेक्टर के ट्रेट्स जब साथ में होते हैं। यहाँ कौन से 2 कैरेक्टर के ट्रेट्स है? ये वाई कौन से कैरेक्टर का है? कलर। क्लियर? और ये आर है शेप। तो यहाँ एक साथ 2 कैरेक्टर्स के ट्रेट्स प्रेजेंट है। सेम वे ये भी कलर का और ये शेप का। तो जब एक साथ दोनों कैरेक्टर के ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं तब क्या होता है कि व्हेन मोर देन 2 कैरेक्टर्स और ओनली 2 कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, सिंपली इतना याद रखो कि जब एक साथ 2 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले ट्रेट्स एक साथ होते हैं लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि द कलर का जो जीन है, कलर्स के जो ट्रेट्स है वो टोटली शेप के ट्रेट्स से इंडिपेंडेंट है। वो दोनों अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली इफेक्ट देते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब हमें ये बताया मेंडल ने कि भले एक ही साथ 2 ट्रेट्स प्रेजेंट है 2 कैरेक्टर्स के, क्लियर, लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंडिंग नहीं होते हैं। क्लियर? द कैरेक्टर्स ऑफ वन ट्रेट इज टोटली इंडिपेंडेंट टू द कैरेक्टर्स ऑफ अनदर ट्रेट। जो एक ट्रेट है वो टोटली दूसरे ट्रेट के मतलब दूसरे जो ट्रेट है उससे टोटली अनडिपेंडेंट, मतलब कि उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता ही नहीं है। कलर वाला जो है वो शेप से इंडिपेंडेंट बिहेव करता है, शेप वाला जो है वो कलर पे इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली ही वर्क करता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडिंग नहीं है। समझ में आया? दैट इज द मेन कंक्लूजन ऑन द ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग, मतलब कि डाइहाइब्रिड जो मेथड है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसका मेन कंक्लूजन जो मिला वो यही है कि 2 ट्रेट्स 2 कैरेक्टर के एक साथ होते हैं लेकिन द कैरेक्टर्स ऑफ वन ट्रेट इज टोटली इंडिपेंडेंट टू द कैरेक्टर्स ऑफ द अदर ट्रेट। एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर जो है उससे टोटली इंडिपेंडेंट है। क्लियर? ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ F1 जनरेशन में देखो ये कैसे पॉसिबल है, ये भी मैं आपको बताऊं कि F1 जनरेशन है तो F1 जनरेशन में हमने इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया था। कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस्ड विथ कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। क्लियर? अब ध्यान से देखना कि ये दोनों जो है दैट मतलब ये जो है कैपिटल Y स्मॉल y, दिस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ seed and this both are responsible for the shape of cells. Okay? Now here capital Y 50%, small y
50% मतलब कलर जो है, कलर के जो ट्रेट्स है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसमें 50% प्रपोर्शन किसका है, कैपिटल वाई का, एंड 50% प्रपोर्शन किसका है, स्मॉल वाई का. सेम वे फॉर द शेप 50% प्रपोर्शन कैपिटल आर का है एंड 50% जो प्रपोर्शन है वो स्मॉल आर का है. क्लियर? ओके. फिर ये जो 50% कैपिटल वाई है एंड 50% स्मॉल वाई है वो टोटली इंडिपेंडेंट है. किससे? 50% कैपिटल आर एंड 50% स्मॉल आर से. मतलब कि ये जो है, ये कलर के जो है ट्रेट्स, वो ये शेप के ट्रेट्स से टोटली इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर वो डिपेंडिंग नहीं है. तो कह सकते हो कि ये जो 50% कैपिटल वाई है वो 50% कैपिटल आर एंड 50% स्मॉल आर से इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, एंड सेम वे स्मॉल वाई है वो भी इससे टोटली इंडिपेंडेंटली ही बिहेव करता है. क्लियर? उसके बेसिस पे हमें 4 टाइप्स के मेल एंड फीमेल गैमेट्स भी मिले थे, जो हमने कैसे लिए थे देखो ध्यान से. यहाँ जो कैपिटल वाई है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, दैट मीन्स कि ये आइदर कैपिटल आर के साथ फ्यूज होगा या फिर स्मॉल आर के साथ. तो उसके हिसाब से 2 गैमेट्स फॉर्म हुए थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल आर. सेम वे ये जो स्मॉल वाई है उसकी एबिलिटी है कि आइदर वो कैपिटल आर के साथ बाइंड होगा या फिर स्मॉल आर के साथ. तो हियर स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर. देन वी गेट दिस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. सेम वे इसके भी हमें यही 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिलेंगे, मतलब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों सेम ही मिलेंगे ना. हमने लिखा था ना जब टेबल में ड्रॉ किया था कि इस टाइप हमने लिखा था फीमेल गैमेट्स और इस साइड थे मेल गैमेट्स, और दोनों का फ्यूजन करके जो मिला था वो हमें टोटल 16 रिजल्ट मिले थे. तो वो 16 थे टोटल जाइगोट्स. समझ में आया? तो ये जो 4 है वो 4 गैमेट्स है. क्लियर? तो ये 4 पॉसिबिलिटी होती है गैमेट फॉर्मेशन की. तो हमें ये 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स क्यों मिले? तो वो अभी जो मेंडल ने बताया वही कि यहाँ वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. वो मतलब कैपिटल वाई जो है 50%, उसके 50% चांसेस है कैपिटल आर के साथ फ्यूज होने का और 50% है स्मॉल आर के साथ. क्लियर? उसके हिसाब से हमें ये 2 गैमेट्स मिले, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर. क्लियर? और सेम वे स्मॉल वाई जो है उसके पास भी 2 ऑप्शंस है, आइदर वो कैपिटल आर के साथ बाइंड होगा या फिर स्मॉल आर के साथ, दैट इज स्मॉल वाई स्मॉल आर. क्लियर? तो हियर आप कह सकते हैं कि हमें टोटल जो गैमेट्स है सारे के सारे गैमेट्स कितने प्रपोर्शन में मिले? 25%. क्लियर? ये 25%, ये 25%. क्लियर? आप कह सकते हो 1/4. 25% मतलब 1/4. क्लियर? और जब हम ये मेल ऐसे ही मेल और ये ही सेम 4 फीमेल मिलेंगे. जब हम दोनों का फ्यूजन करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था तब हमें ये 16 कैरेक्टर्स मिले थे. वो 16 थे जाइगोट के कंपोजिशन के. यहाँ हमें इतने इतने टाइप के जाइगोट्स मिल सकते हैं, और वो जाइगोट्स का हमने जो फिनोटाइप लिया था उसका हमें रेशियो मिला था 9:3:3:1. क्लियर? मैंने आपको पूछा था लेकिन किसी का भी आंसर नहीं आया है. मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको फिनोटाइपिक रेशियो सिखाया है वैसे ही आप मुझे उसका जीनोटाइपिक कैरेक्टर बताना, वो मैंने आपको बताया था. क्लियर? तो किसी ने भी मुझे कमेंट में आंसर नहीं दिया है कि उसका जीनोटाइप क्या होगा. समझ में आ रहा है? क्यों? किसी ने भी आंसर नहीं दिया है. तो मैं आपको उसका जीनोटाइप सिंपल वे से फाइंड आउट करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा शायद
नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल लॉ है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि यहाँ एक साथ टू कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। कौन से टू कैरेक्टर्स प्रेजेंट है? फर्स्ट इज सीड का कलर एंड सेकेंड इज सीड का शेप। तो यहाँ जो दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वो दो कैरेक्टर एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट? मतलब कि जो शेप वाले जो जीन्स है वो कलर के जीन्स के ऊपर डिपेंडिंग नहीं होते हैं। मतलब एक बात याद रखो, ऐसा नहीं है कि कलर वाले जीन्स जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होंगे तो वो शेप के डिपेंडिंग होंगे, या फिर शेप वाले जो है वो अगर कैरी फॉरवर्ड होंगे तो वो कलर के डिपेंडिंग होंगे। ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट ही होते हैं। समझ में आया? कलर वाले जो है ट्रेड्स वो शेप से टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, एक दूसरे के साथ लिंक होते, तो हमें ये 4 टाइप्स के गैमेट्स मिलते ही नहीं। समझ में आया? अगर वो एक दूसरे से लिंक, एक दूसरे के साथ कैरी फॉरवर्ड होते होंगे तब हमें ये डिफरेंट 4 टाइप्स के गैमेट्स मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आया? हमें ये 4 टाइप्स के गैमेट्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन they are totally independent with each other. क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि F1 जनरेशन में हमें जो उसका जीनोटाइप मिला है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। समझ में आया? तो यहाँ आपको बताया कि 50% ये जो कलर वाले जो जीन्स है उसमें 50% कैपिटल Y है एंड 50% स्मॉल y है। तो ये जो 50% कैपिटल Y है वो 50 अगर वो फ्यूज होता है कैपिटल R के साथ या फिर स्मॉल r के साथ तो देन 50% कैपिटल Y इज टोटली इंडिपेंडेंट विथ 50% कैपिटल R और 50% स्मॉल r। क्लियर? सेम वे ये जो 50% स्मॉल y है अगर वो भी बाइंड होता है तो वो भी इंडिपेंडेंट है किससे? कैपिटल R या फिर स्मॉल r। समझ में आया? याद रखो कि कैपिटल Y जो है वो कैपिटल R एंड स्मॉल r से टोटली इंडिपेंडेंट है। उसके हिसाब से हमें 2 गैमेट्स मिले, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r। क्लियर? सेम वे स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। तो सारे जो गैमेट्स मिले, जैसे ये 4 गैमेट्स है मेल, तो ऐसे ही सेम 4 गैमेट्स हमें इसके मिलेंगे, दैट इज फीमेल। And the fusion of this male and female gametes, we get the characteristics of zygote, the possibilities phenotypes of zygotes। Clear? तो कि हमें zygote के ये पॉसिबल फिनोटाइप्स मिल सकते हैं या फिर ये पॉसिबल जीनोटाइप्स मिल सकते हैं। क्लियर? ओके। तो यहाँ हमें जो भी मिले वो सारे 20-25% पॉसिबल है कि ये 25%, ये 25, ये 25, ये 25 सारी पॉसिबिलिटीज है हमारी कि वो 25% गैमेट्स हमें मिल सकते हैं। समझ में आया? ओके। नाउ दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आया कि इंडिपेंडेंट असॉर्ट मतलब कि सेग्रीगेट, जाना कि वो इंडिपेंडेंटली अपने ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, टोटली वो एक दूसरे पर डिपेंडिंग नहीं होते हैं। क्लियर? देखो फिर हम अगर उसका हमें जीनोटाइप फाइंड आउट करना है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो उसके लिए देखो आप चलो डायरेक्टली हम F2 जनरेशन लिखते हैं। F2 में हमें यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल Y स्मॉल y
कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉसिंग कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ अगर करवाते हैं तो यहाँ इसके हमें 4 गैमेट्स, मानो कि ये फीमेल है और ये मेल है, तो इसके हमें अभी बताया मैंने 4 गैमेट्स मिलेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, देन स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, तो उस सेम वे इसके भी हमें मिलेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, देन स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, चलो, और उसके बेसिस पे हमें टोटल यहाँ 16 रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अब कैपिटल वाई कैपिटल आर, क्लियर? ओके, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर? ओके, then after capital Y capital Y, चलो, उसके बाद कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल आर, कैपिटल Y स्मॉल आर, then after कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल आर। Okay, and last one capital Y small r. Okay, now third, this one capital Y small y capital R, then capital Y small y capital R small r. Third one small y capital R, then small y capital R small r. Last capital Y small y capital R small r, then capital Y small r, then after small y and capital R small r, and last one small y small r। ये हमें टोटल 16 पॉसिबिलिटीज मिली थी। किसकी? तो ये 16 पॉसिबिलिटीज थी कि यहाँ हमें इतने टाइप के जाइगोट मिल सकते हैं। ओके, नाउ फिनोटाइपिक रेशियो तो हमने फाइंड आउट किया था। क्या मैंने आपको लिख के बताया था ना कि कौन से येलो है कौन से राउंड है, वैसे ही तो यहाँ हमें फिनोटाइपिक तो मिला था। अब हम फाइंड आउट करते हैं उसका जीनोटाइपिक रेशियो। चलो, जीनोटाइपिक रेशियो हमेशा किसके बेसिस के थ्रू मिलता है? तो जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है उसके जेनेटिक कंपोजिशन के बेस पे। चलो ध्यान से देखना, कैपिटल Y कैपिटल R ये कंपोजिशन हो वैसे कितने हैं? ये एक ही है। यहां लिखेंगे कैपिटल Y कैपिटल R 1 इज टू नेक्स्ट कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। चलो, ये एक कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, देखो ये दूसरा कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये दो 1 and 2। ओके, तो लिखेंगे हम कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, दैट इज 2। ओके,
चलो उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये कितने हैं? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, चलो देखते हैं। ये रहा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, सेम वे लिखा ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो यहां कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, दो। इज टू कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 1 2 3 4, ये चारों सेम। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज 4। ओके चलो फर्स्ट लाइन में ये 4 फिनिश। अब इसकी बात है कैपिटल वाई स्मॉल आर, चलो दोनों कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर नहीं है, एक ही है। तो लिखेंगे हम कैपिटल वाई स्मॉल आर, दैट इज 1। चलो ये फिनिश, ये 1 है। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई, देखो ये दूसरा यहाँ रहा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। क्लियर? तो लिखेंगे हम कैपिटल वाई स्मॉल आर, दैट इज 2, ये फिनिश हो गया और ये फिनिश हो गया। उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर, चलो दिख रहा है आपको दूसरा ऐसा सेम? स्मॉल वाई कैपिटल आर नहीं है, ये एक ही है। तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, दैट इज 1, ये फिनिश। फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये रहा सेम वे, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये दोनों। तो आप लिख सकते हो स्मॉल वाई कैपिटल आर, दैट इज 2, एंड लास्ट वन दैट इज 1। कौन सा? स्मॉल वाई 1। तो ये हमें उसका रेशियो मिला 1:2:2:4:1:2:1:1. That is the genotypic ratio. Okay? चलो, तो कैसे लिखोगे जीनोटाइपिक रेशियो? ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिमिलर जेनेटिक कंपोजिशन, मतलब जैसे सेम जेनेटिक कंपोजिशन होते हैं उसके हिसाब से हमने काउंट किए कि ये वाले कितने 1, ये वाले कितने 2, ऐसे हमें टोटल इतने जेनेटिक टाइप के जो जेनेटिक रेशियो है वो हमें मिला। डायरेक्टली लिखना है तो कैसे लिखोगे? सिंपल वे में। ये तो मैंने आपको पूरा करके बताया है। अगर आपको सिंपल वे में लिखना है तो फिर से चलो याद करो कि मोनोहाइब्रिड जो था एक्सपेरिमेंट, वो मोनोहाइब्रिड में जैसे आपको फिनोटाइपिक मिला था 3:1, तो सेम वे मोनो में हमें जीनोटाइपिक मिला था 1:2:1 मिला था, लेकिन वो मोनो था उसकी वजह से हमने उसको 1 टाइम लिखा था। यहाँ डाई है तो आप लिखोगे यहाँ 2 टाइम्स 1:2:1। अब डायरेक्टली काउंट करो, चलो ध्यान से देखो, 1 1 जा 1 2 1 2 जा 2 1 1 जा 1। ओके, देन आफ्टर यहाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1। दैट इज द जीनोटाइपिक रेशियो। देख लो आप, ये दोनों हो गए सेम।
समझ में आ रहा है? तो आप इससे से जीनोटाइपिक रेशियो उसका डायहाइब्रिड का डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो, एंड ये हम उसके हिसाब से हमने काउंट करके ये लिखा हुआ। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल अबाउट द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, थैंक यू।